हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आए हैं। ये टॉपिक हमारा स्टैटिस्टिकल टेक्निक से है और इस टॉपिक में हम लोग सैम्पलिंग मेथड एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से रिलेटेड जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है उनका मतलब समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टर्म मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म जो हमारा है वो है पॉपुलेशन, है ना? तो व्हाट डू वी मीन बाय द पॉपुलेशन? यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं ज़रा कि पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। एक्चुअली पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन हमारा क्या होता है? एक सेट होता है, ठीक है? या फिर हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास एक कलेक्शन है, ठीक है? या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि टोटैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? मतलब किसी भी टोटैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब जो भी टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? उन सबको हम क्या कर सकते हैं? अपने पॉपुलेशन के अंडर में रख सकते हैं, ठीक है? पॉपुलेशन क्या हो गया? एक सेट हो गया, कलेक्शन हो गया या फिर टोटैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया। ठीक है? तो ये कैसा हो सकता है? टोटलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया अंडर द स्टडी, है ना? हम जो भी स्टडी कर रहे हैं, उसमें जो भी हम टोटल ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, ठीक है? या फिर हम जो भी कलेक्शन ले रहे हैं, है ना? या जो भी हमने सेट बना रखा है, वो हम क्या कह सकते हैं? उसको हम पॉपुलेशन कह सकते हैं, ठीक है? अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? मेनली अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन हमारा क्या कंटेन्स करता है, ठीक है? तो पॉपुलेशन क्या कंसिस्ट करता है? पॉपुलेशन कंसिस्ट अगर हम यहाँ बात करें पॉपुलेशन हमारा क्या-क्या कंसिस्ट करता है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉपुलेशन जो हमारा है, नंबर्स कंसिस्ट कर सकता है ना? पॉपुलेशन में हम नंबर्स ले सकते हैं, नंबर्स, ठीक है? इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मेज़रमेंट्स ले सकते हैं कि मान लीजिए हमने किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट्स लिया है ना? या हम किसी भी चीज़ के मेज़रमेंट्स के बारे में स्टडी करना है, तो हम क्या पॉपुलेशन में अपनी मेज़रमेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं या फिर हम ऑब्ज़र्वेशंस को इंक्लूड कर सकते हैं, है ना? जो भी हमें जिस भी केस पे हमें स्टडी करना है, उनमें से हमारे ये सारी चीज़ें जो हैं, वो हमारे पॉपुलेशन में कंसिस्ट हो सकती है। पॉपुलेशन में भी हमने वहाँ पे नंबर्स का कलेक्शन लिया हुआ है ना? या फिर हमने मेज़रमेंट्स का कलेक्शन लिया हुआ है या फिर वहाँ पर हमने क्या किया है, ऑब्ज़र्वेशंस का कलेक्शन लिया हुआ है। तो इस तरीके से जो भी हमारा कलेक्शन या टोटल ऑब्जेक्ट्स का हमारे पास सेट होगा, वो हमारा क्या होगा, पॉपुलेशन बन जाएगा। ठीक है? अगर हम साइज़ ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, है ना? साइज़ ऑफ पॉपुलेशन की बात करें, तो हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन की साइज़ को डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। साइज़ ऑफ पॉपुलेशन को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल एन से, ठीक है? और ये होता है क्या एक्चुअली, साइज़ का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। साइज़ का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो भी हमने कलेक्शन लिया हुआ है, उसमें जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो एक्चुअली हमारे पॉपुलेशन की साइज़ को रिप्रेज़ेंट करेगा। ओके? अब इसके बाद हम अगर कहें कि हमारी पॉपुलेशन फ़ाइनाइट है या फिर इनफ़ाइनाइट है ना? तो वो डिपेंड किस पे करेगी? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे करेगी। तो अगर हम बोलें कि हमारे पास फ़ाइनाइट पॉपुलेशन है, ठीक है? फ़ाइनाइट पॉपुलेशन है या फिर हमारे पास इनफ़ाइनाइट पॉपुलेशन है। तो ये किस पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे फ़ाइनाइट है या फिर इनफ़ाइनाइट। तो ये डिपेंड करेगा एन इज़ फ़ाइनाइट, मतलब हमारा जो साइज़ है वो फ़ाइनाइट है या फिर इनफ़ाइनाइट है। तो जो साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन होगा वो डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ द एन पे, है ना? मतलब एन की जो भी वैल्यू होगी, एन अगर फ़ाइनाइट होगा तो हमारी पॉपुलेशन फ़ाइनाइट होगी और अगर इनफ़ाइनाइट है एन, तो हमारी पॉपुलेशन जो उसको हम इनफ़ाइनाइट पॉपुलेशन बोलेंगे। ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं सैंपल की। ठीक है, ये हमारा पॉपुलेशन हो गया। अब पॉपुलेशन के बाद हम बात करते हैं सैंपल की। अगर हम किसी भी केस को स्टडी कर रहे हैं, तो पूरी होल पॉपुलेशन पे उसको स्टडी कर पाना इतना आसान नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? सैंपल कलेक्ट करने के बाद में, ठीक है, हम लोग उस पे स्टडी स्टार्ट करते हैं और उसके बेसिस पे हम पूरे होल पॉपुलेशन के लिए आइडिया अज़्यूम करते हैं। तो सैंपल क्या होता है? सैंपल हमारा एक्चुअली फाइनाइट सबसेट होता है, ठीक है? सैंपल क्या होता है? फाइनाइट सबसेट, ठीक, ऑफ द पॉपुलेशन यानी एन, ठीक है? हमारा क्या होता है? फाइनाइट सबसेट होता है एन का, ठीक है? अगर हम इसकी बात करें साइज़ की, साइज़ ऑफ सैंपल, तो हम लोग सैंपल की साइज़ को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। ये हमारा जो पॉपुलेशन का साइज़ होगा, इसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करेंगे
और इस सैंपल के जो साइज़ होगा इसको हम लोग स्मॉल n से डिनोट करेंगे, ठीक है? एंड ठीक है, अगर एंड द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग सैंपल, हम अगर किसी भी पॉपुलेशन से सैंपल निकाल रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इज़ कॉल्ड सैंपलिंग, ठीक है? तो जो भी अगर हमने क्या किया है, पहले देखो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन ली हमने, पॉपुलेशन का हमने साइज़ चेक कर लिया है कि हमारा पॉपुलेशन फाइनाइट है, इनफाइनाइट है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उससे एक सैंपल निकाल लिया। सैंपल निकाला मतलब हमने उसका एक सबसेट ले लिया, है ना? सबसेट को हम रिप्रेज़ेंट करेंगे स्मॉल n से, मतलब सबसेट की वैल्यू को, एंड इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सैंपलिंग, ठीक है? अब जो हमारा सैंपल है ना? ये लार्ज सैंपल में रखा जाएगा या फिर स्मॉल सैंपल में रखा जाएगा, ये डिपेंड करता है n की वैल्यू पे, ठीक है? तो अगर हमारा n जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 30 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, लार्ज सैंपल हो जाएगा ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लार्ज सैंपल हो जाएगा, ठीक है? और अगर n हमारा कैसा है, इफ n इज़ लेस आर इक्वल टू, अगर हमारा n हो जाता है, ठीक है? अगर n हमारा यहाँ पे ब्लैक चूज़ कर लेता हूँ, इट्स बी ये चूज़ कर लेता हूँ। इफ n है ना, अगर n हमारा लेस देन 30 हो जाता है, तो हमारा सैंपल जो है वो स्मॉल सैंपल हो जाएगा। ठीक है? अगर हमने n ग्रेटर आर इक्वल टू 30 लिया हो, मतलब अगर हमने सैंपल में 30 से ज़्यादा लोगों का सैंपल लिया हुआ है, मतलब हमने पॉपुलेशन से 30 से ज़्यादा लोगों को सेलेक्ट किया हुआ है, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट किए हुए हैं, तो हमारा लार्ज सैंपल हो जाएगा। अगर हमने 30 से कम सैंपल्स लिए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा? हमारा स्मॉल सैंपल हो जाएगा। ठीक है? चलिए यहाँ पे हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं कि हमारा पॉपुलेशन एंड सैंपल्स में क्या डिफ़रेंस है। तो जैसे ये मान लो हमारा पॉपुलेशन हो गया, यहाँ पे हम इसकी सैंपल की बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, है ना? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो ये हमारा किसके अंडर में आएगा? ये पॉपुलेशन के अंडर में आएगा। पर यहीं पे अगर हम बात कर लें पॉपुलेशन इन यूपी, ठीक है? पॉपुलेशन इन यूपी, तो ये हमारा क्या हो गया? सैंपल में आ गया एक तरीके से। इस पॉपुलेशन के लिए ये एज़ अ सैंपल काम करेगा, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा सैंपल की तरह काम करेगा। अब अगर हमने स पॉपुलेशन इन यूपी लिया है और इसमें से इसका कोई सबसेट ले लिया, लाइक अ, एजुकेटेड पीपल इन यूपी, है ना? एजुकेटेड पीपल इन यूपी, तो ये हमारा क्या हो गया? अब ये जो हमारा एजुकेटेड पीपल इन यूपी है, ये इसके लिए सैंपल हो गया और ये हमारा पॉपुलेशन में आ जाएगा। पॉपुलेशन इन यूपी किसमें आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। अब मान लीजिए हमने पॉपुलेशन लिया हुआ है एजुकेटेड पीपल इन यूपी। अब इसके बाद हम इसमें क्या करें, है ना? एम्प्लॉयड इन एम्प्लॉयड पीपल इन यूपी, ऐसे करके अगर हम ले लें, एम्प्लॉयड पीपल इन यूपी, इस तरीके से अगर हम ले लें, तो ये अब इसके लिए सैंपल हो गया। तो अब समझ गए होंगे कि अगर हम किसी होल चीज़ से, है ना, जिस पे हम स्टडी करने जा रहे हैं, मान लो हम एजुकेटेड पीपल पे स्टडी करने जा रहे हैं, तो हमने जो एजुकेटेड पीपल का कलेक्शन लिया हुआ है, ये हमारा पॉपुलेशन हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से हम ये देखना चाह रहे हैं कितने लोग हमारे इसमें एम्प्लॉयड है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो हमारा एज़ अ सैंपल की तरह काम करने लगेगा। ठीक है? तो इस तरीके से पॉपुलेशन क्या होती है? द होल कलेक्शन जिस पे हमें स्टडी करना है, और फिर सैंपल क्या हो जाएगा? उसका एक सबसेट हो जाएगा, ठीक है? जिस पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मतलब जिसके बेसिस पे हम उस होल पॉपुलेशन पे कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है? नाउ हम लोग बात करते हैं हाइपोथेसिस की, ठीक है? तो हाइपोथेसिस की अगर हम लोग बात करें तो हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस एक्चुअली हमारा एक असम्पशन होता है। क्या होता है ये? असम्पशन होता है, ठीक है? या फिर हम इसे गेस भी कह सकते हैं, कंजेक्चर भी कह देते हैं, कंजेक्चर, या फिर गेस भी कह सकते हैं, ठीक? कैसा assumption होता है, कैसा गेस होता है? ये अबाउट द पैरामीटर्स ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? जो हमने पैरामीटर जो हमने पॉपुलेशन लिया हुआ है, उसके पैरामीटर के बारे में हमने जो गेस किया हुआ है या हमने जो assumption किया हुआ है, दैट इज़ आवर हाइपोथेसिस, ठीक है? मान लीजिए हमने कोई कलेक्शन लिया, हमने कह दिया कि द मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज़ दिस, है ना? तो मीन क्या हो गया? पैरामीटर हो गया। मीन हमारा क्या हो गया? पैरामीटर हो गया, और हमने उसके बारे में कोई ना कोई assumption बना दिया, तो वो हमारी क्या होगा? वो स्टेटमेंट जो हमारा है, वो हमारा हाइपोथेसिस हो गया, ठीक है? तो ये जो हाइपोथेसिस होती है, ये क्या होता है? इसको हम लोग एस्टैब्लिश कर लेते हैं बिफोर एस्टैब्लिश्ड,
ठीक है? ये हमारा क्या होता है बिफोर हैंड, ठीक है? ये हमारा क्या होता है बिफोर हैंड का मतलब है कि हम अपनी वर्किंग करने से पहले ही हम इसको एस्टेब्लिश कर लेते हैं। हमारा जो हाइपोथेसिस है वर्किंग करने से पहले ही इसको हम लोग क्या कर लेते हैं एस्टेब्लिश कर लेते हैं। और ये क्या हो सकता है ना? एस्टेब्लिश बिफोरहैंड हो गया। इट मे और मे नॉट बी ट्रू। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने जो भी हाइपोथेसिस अज़्यूम कर लिया है, वो हमारा ट्रू हो जाए हमेशा। ठीक है? हमने जो भी हाइपोथेसिस लेट कर दिया है, वो ज़रूरी नहीं है कि हमारा ये हमेशा ट्रू हो जाए। ठीक है? अब यहाँ पे देखो अगर हम मान लो मोर देन 1 पॉपुलेशन लेते हैं, ठीक है? मोर देन 1 पॉपुलेशन अगर हमने ले ली, अगर हमने 1 पॉपुलेशन मतलब सिंगल पॉपुलेशन पे अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम क्या कर लेंगे? हम कह देंगे कि द मीन ऑफ द गिवन पॉपुलेशन इज़ दिस। तो ये हमारा सिंगल पॉपुलेशन के लिए हो गया। पर अगर हम मोर देन 1 पॉपुलेशन ले रहे हैं, एक से ज़्यादा पॉपुलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? है ना? हम यहाँ पे कंपेयर कराएँगे इन दोनों का। क्या कराएँगे? हम रिलेशनशिप देखेंगे पैरामीटर्स के बीच में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मोर देन 1 पॉपुलेशन अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो हाइपोथेसिस कंसिस्ट कंसिस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर, है ना? तो हाइपोथेसिस क्या होगा? रिलेशनशिप दिखाएगा बिटवीन पैरामीटर्स। ठीक है? अगर हमने सिंगल पॉपुलेशन लिया हुआ है, तो हमें कोई ना कोई स्टेटमेंट उसके लिए रिज़ल्ट पता होगा कि एज़्यूम कर लेंगे कि इसका मीन ये होगा, इसका वेरिएंस ये होगा लाइक दिस। अगर हमें मोर देन 1 पॉपुलेशन लिया है, तो हम पैरामीटर के बीच में रिलेशन की मीन ऑफ दिस फर्स्ट पॉपुलेशन इज़ लेस देन द सेकंड वन या फिर ग्रेटर देन या फिर इक्वल इस तरीके से। ठीक है? तो हाइपोथेसिस का मतलब समझ गए होंगे। अब हम यहाँ देख लेते हैं हाइपोथेसिस हमारे 2 तरीके की होती है, एक हमारी नल हाइपोथेसिस होती है और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। ठीक है? इस नल हाइपोथेसिस को हम लोग डिनोट करते हैं एच नॉट से, ठीक है? एंड ये एक्चुअली क्या है कि ये हमारी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होती है, ठीक है? ये वो हाइपोथेसिस होती है स्टै स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस थीसिस व्हिच हैव टू बी टेस्टेड, ठीक है? हाइपोथेसिस व्हिच इज़ टू बी व्हिच इज़ टू बी एक्चुअली टेस्टेड। जिसको हमें क्या करना है एक्चुअली हमें इसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। ये इसका मतलब हो गया नल हाइपोथेसिस का। ठीक है? क्या करना है हमें नल हाइपोथेसिस में? नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि ये एच नॉट से इसको हम डिनोट करते हैं और एक्चुअली हमें इसी को टेस्ट करना होता है। ठीक है? तो अब अगर हमें इसको टेस्ट करना होता है, ठीक मतलब हमें क्या करता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि हमने जो नल हाइपोथेसिस मतलब जो हमने असम्पशन बनाया है, हम वी विल ट्राई टू रिजेक्ट दिस वन। ठीक है? एक्चुअली ये हमें क्या करता है, ये फॉर पॉसिबल रिजेक्शन के लिए ही टेस्ट करते हैं हम लोग, फॉर पॉसिबल रिजेक्शन। ज़रा समझ लेना बात को, है ना? देखो, यहाँ पे क्या-क्या हमने पॉपुलेशन लिया जिसमें हमें स्टडी करना है, उससे हमने सैंपल निकाला, सैंपल निकालने के बाद हमने उसके लिए एक हाइपोथेसिस सेट की। जो हमने स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस सेट की, वो हमारी हो गई नल हाइपोथेसिस। ठीक है? वो हमारी क्या हो गई? नल हाइपोथेसिस। अब इस नल हाइपोथेसिस के अलावा जो भी हमारे पास हाइपोथेसिस होगी उसको हम लोग बोलेंगे अल्टरनेटिव मतलब अदर देन द नल हाइपोथेसिस। ठीक है? और इसको हम लोग डिनोट करेंगे H1 से। इट विल बी डिनोटेड बाय H1 और ये क्या होगी मतलब जो दो एक तो हमारी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जो हमने जिसको हमें टेस्ट करना है। इसके अलावा हम जो भी हाइपोथेसिस लेंगे उसको हम लोग बोलेंगे अ, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है? इट इज़ एनी हाइपोथेसिस इसको ऐसे कर लिख सकते हैं हम लोग, एनी हाइपोथेसिस अदर दैन नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। ठीक है ना? तो ये हमारी क्या हो गई? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गई। अब इसके बाद आता है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। मान लीजिए हम लोगों ने हाइपोथेसिस जो है वो फिक्स कर ली, है ना? स्टेटमेंट हमने एक फिक्स कर लिया। तो हम क्या करेंगे अब हाइपोथेसिस का टेस्ट करेंगे। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि हमें एक तरीके से डिसीजन बनाने के लिए जो रूल्स चाहिए होते हैं या फिर हमें वो प्रोसीजर जो डिसाइड करे कि जो हमारी हाइपोथेसिस है यानी नल हाइपोथेसिस है वो एक्चुअली हमें एक्सेप्ट करनी है या फिर रिजेक्ट करनी है। ठीक है? तो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस
ठीक है? या फिर इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि रूल्स ऑफ डिसीजन, है ना? रूल्स ऑफ डिसीजन, रूल्स ऑफ डिसीजन, है ना? और रूल्स ऑफ डिसीजन किस टाइप के डिसीजन के लिए? कि वेदर टू वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। नल के एक्चुअली हम डायरेक्ट अगर हाइपोथेसिस भी लिख लेंगे तब भी सफिशिएंट है ना? क्या होता है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब क्या हो गया कि हमें वो रूल्स चाहिए जो हम डिसीजन बना सके, या फिर हमें सिग्निफिकेंस टेस्ट करना हो, है ना? तो सबका एक ही मतलब है कि हमें क्या करना है, जो हमने हाइपोथेसिस डिसाइड कर ली उसको हमें एक्सेप्ट करना है या फिर हमको उसको रिजेक्ट करना है। उसी को हम लोग बोलते हैं टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। हम किसी चीज को अगर हमने लिख लिया उसको टेस्ट करेंगे तो या तो वो एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। चलिए हमने टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और हम किसी डिसीजन पे पहुंच गए। डिसीजन में पहुंच गए तो इस बात की क्या गारंटी कि हमने जो डिसीजन लिया है वो हमारा सही है, मतलब नल हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक, टेस्ट के थ्रू। बट एक्चुअली क्या था कि वो नल हाइपोथेसिस जो थी एक्चुअली रिजेक्ट होनी चाहिए थी। पर कभी-कभी ऐसा हुआ कि हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जबकि वो एक्सेप्ट होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर ऐसा डिसीजन होता है तो वहाँ पे हो जाती है एरर्स, ठीक है? एरर हो गई हमसे मतलब गलती हो गई। तो ये गलती भी हमारी 2 तरीके की होती है। एक टाइप फर्स्ट एरर होती है, ठीक है? और दूसरा जो होता है वो टाइप 2 एरर होता है, टाइप सेकंड एरर होता है, ठीक? टाइप 1 एरर में क्या होता है, मैं यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स बना दे रहा हूँ, ठीक है? डिफरेंट कलर चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक ऐसे बॉक्स बना दे रहा हूँ, ठीक है? ये इस तरीके से। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे हमने एक्सेप्ट एच नॉट, एक्सेप्ट एच नॉट मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना है, और रिजेक्ट एच नॉट मतलब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, ठीक है? और यहाँ पे क्या है, एक्चुअली एच नॉट जो है वो ट्रू है, एच नॉट क्या है, ट्रू है, और एच नॉट जो है वो फॉल्स है। अब देखना, थोड़ा इसको क्लियरली लिख दूं जरा, एच नॉट इज फॉल्स। देखो, एच नॉट एक्चुअली ट्रू थी, एच नॉट क्या मतलब नल हाइपोथेसिस मेरी ट्रू थी और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब ये हो गया करेक्ट डिसीजन, ठीक है? हमारी एच नॉट नल हाइपोथेसिस ट्रू थी और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब हो गया करेक्ट डिसीजन। बट अगर क्या थी, ये ट्रू थी और हमने इसको रिजेक्ट कर दिया तो ये हो गई टाइप फर्स्ट एरर, ठीक? दूसरा में क्या था, एच नॉट फॉल्स थी और हमने क्या कर दिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हो गया टाइप 2 एरर, टाइप सेकंड एरर, ठीक? और यहाँ पे क्या है, हमने इसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट डिसीजन हो गया, ठीक? तो ये हमारा 2 तरीके के एरर है। टाइप 1 एरर जब नल हाइपोथेसिस ट्रू हो और हम उसको रिजेक्ट कर दें। टाइप 2 एरर जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो और उसको हम लोग क्या कर लें, एक्सेप्ट कर लें, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, ये तो एरर की बात हो गई। अब बात आती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि हम कितने परसेंट कितने परसेंट एरर उसमें अलाउ कर रहे हैं, हमने क्या कर रहे हैं, कितने परसेंट तक की एरर उसमें हम लोग अलाउ कर दे रहे हैं, क्योंकि 100% हम सही रिजल्ट निकाल पाएंगे ये स्टैटिस्टिक्स में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? तो हमें कुछ ना कुछ तो छूट देनी पड़ेगी, उसी के बेस पे हमें टेस्ट करने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर हम 100% रिजल्ट की बात करें तो कोई भी टेस्ट हमें 100% जो है वो सिग्निफिकेंस नहीं दे सकता है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब ये होगा कि कितना क्रिटिकल रीजन हम यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं। क्रिटिकल का मतलब कि इतना परसेंटेज छोड़ के ट्रू आना चाहिए, कम से कम 95% तो ट्रू होना चाहिए, कम से कम 99% ट्रू होना चाहिए, ठीक है? या फिर हम कहते हैं 90% ट्रू होना चाहिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं 95% ट्रू की, मतलब हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम 90% ट्रू की बात कर रहे हैं मतलब 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। अगर हम 1% अगर हम 99% की ट्रू की बात कर रहे हैं तो मतलब 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग 5% एंड 1%, ठीक है? 2 तरीके के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस स्टैंडर्ड तरीके से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? अब ये 5% और 1% का मतलब क्या होता है कि जरा यहाँ से हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऐसे नॉर्मल कोई डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके से,
ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा। अब यहाँ पे ज़रा हम देख लें कि हमने अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 2.5% इधर से एंड 2.5% इधर से, ठीक है? ये एरिया जो हमारा है वो क्रिटिकल रीजन हो जाएगा, ठीक है? ये एरिया क्या हो जाएगा हमारा? क्रिटिकल रीजन हो जाएगा, ठीक है? और इसके अलावा जो बचा हुआ रीजन होगा, ठीक है? ये दोनों रीजन हमारे कैसे नहीं क्रिटिकल रीजन हो जाएगा और इसके अलावा जो बचा हुआ रीजन होगा, ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन हो जाएगा। ठीक है? ये हमारा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस या एक्सेप्टेंस रीजन इस तरीके से। ठीक? तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब यही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएट फॉलिंग इन द क्रिटिकल रीजन। ठीक है? मतलब ये इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ है ना, जो भी वैल्यू हम चेक कर रहे हैं वो हमारी क्रिटिकल रीजन में फॉल होगी। ठीक है? ये हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को बताएगा। फिर इसके बाद आता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस के टेस्ट के लिए मतलब हम जो भी टेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है? जो भी टेस्ट हमें इन मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए हमारे जस्टिफाइड करेंगे, वो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हो जाएगा कि मान लो 5% पे सारे टेस्ट तो हमें 5% पे वैल्यू नहीं दे पाएँगे। जो टेस्ट हमें 5% पे वैल्यू दे पाएगा, वो हमारा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया फॉर 5% के लिए। फिर अगर 1% पे जो हमारा टेस्ट रिजल्ट दे पाएगा, वो हमारा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया यहाँ के लिए, इस तरीके से। ठीक है? अब इसके बाद एक चीज़ और है कॉन्फिडेंस लिमिट, है ना? कॉन्फिडेंस लिमिट का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंस लिमिट का मतलब ये है कि अगर हम मान लीजिए किसी उसमें बात कर रहे हैं नॉर्मल कर्व की, चलो मान लेते हैं बात कर लेते हैं, तो जो इसमें वैल्यू होगी म्यू माइनस 1.96 सिग्मा, ठीक है? 2 है ना? म्यू प्लस 1.96 सिग्मा, ठीक है? म्यू हमारा क्या होता है? मीन होता है। नॉर्मल कर्व में हम सबको पता है कि म्यू हमारा मीन होता है और ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है हमारा नॉर्मल कर्व, ठीक है? तो म्यू हमारा यहाँ कहीं पे होगा। म्यू माइनस का मतलब है कि हम थोड़ा सा इधर आ जाए, ये यहाँ पे आ गए, है ना? 1.96 सिग्मा एंड प्लस का मतलब हम इधर आ गए, ठीक है? तो ये जो हमारा ये जो रीजन हो गया, ये हमारी क्या हो गई, मतलब ये जो इसकी वैल्यू हो गई, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, है ना? ये हमारी कॉन्फिडेंस लिमिट हो गई। कॉन्फिडेंस लिमिट हम इसलिए भी कह रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हमारा हम कॉन्फिडेंट है कि हमारा जो वैल्यू होगी वो इस रीजन में मिल जाएगी, हमको इस लिमिट के बीच में मिल जाएगी, ठीक है? तो ये जो म्यू माइनस 1.96 सिग्मा से 1.96 प्लस 1.96 सिग्मा तक वैल्यू ले रहे हैं, ये हमारा 95% कॉन्फिडेंस के लिए यूज़ होता है। 95% कॉन्फिडेंस। ये एक तरीके से अपोजिट ऑफ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मान लो कि जैसे अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो 95% कॉन्फिडेंस हमारी लिमिट होगी। ठीक है? दूसरा अगर यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं कि म्यू माइनस 2.58 सिग्मा टू, है ना? म्यू प्लस 2.58 सिग्मा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आर 99% कॉन्फिडेंस लिमिट। ठीक है? तो हमारा क्या हो जाएगा अगर हमारी वैल्यू इस मतलब रीज़न में या इस लिमिट्स के बीच में लाई कर रही है, तो हम कह देंगे कि जो हमारी कॉन्फिडेंस लिमिट है, वो 99.5% है, 99% है, ठीक है? और इसी तरीके से अगर म्यू माइनस 1.96 सिग्मा से म्यू प्लस 1.9 सिग्मा के बीच में लाई कर रही, तो हम कह देंगे हमारी 95% कॉन्फिडेंस लिमिट है। कॉन्फिडेंस लिमिट एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दोनों का मतलब सेम एक तरीके से मतलब है, बट दोनों अलग-अलग बात की। ये क्रिटिकल रीजन की बात करता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है? ये जो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, क्रिटिकल रीजन की बात करता है, ठीक है? और जो कॉन्फिडेंस लिमिट है, ये हमारा एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस या फिर एक्सेप्टेंस रीजन की बात करता है, ठीक है? तो होप ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये सब आप सबको पसंद आई होंगी एंड समझ में भी आ रही होंगी। इसके बाद हम लोगों को करना है यहाँ पे जेड टेस्ट हम लोग कर लेंगे, ठीक है? टी टेस्ट कर लेंगे एंड हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट कर लेंगे कि ये काई स्क्वायर टेस्ट हम लोग इस तरीके से कर लेंगे। तो ये 3 टेस्ट हम लोग कर लेंगे कि किस तरीके से हमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, उसके लिए ही ये 3 टेस्ट बनाए गए हैं। ये जो हमारा जो है लार्ज सैंपलिंग के लिए होगा, ये स्मॉल सैंपलिंग के लिए होगा और ये ऑन एवरेज के लिए होगा। तो इस तरीके से हमें तीनों टेस्ट कर लेंगे फॉर डिफरेंट सैंपलिंग, तो ये हमारा स्टैटिस्टिकल टेक्निक वाला ही कुछ टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएँगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताएँ हमें अगर कोई भी चीज़ की यहाँ पे ऐसा कुछ रह गया है जो मुझे और एक्सप्लेन करना चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि उसको भी एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है? चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।